गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के दूसरे दिन सौराष्ट्र क्षेत्र में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। तिरपनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज गोवा में होगा शुभारंभ। फिल्मों के महाकुंभ में देश दुनिया के फिल्म जगत के दिग्गज होंगे शामिल। 9 दिन तक चलने वाले फिल्मोत्सव में 89 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आज होगा आगाज। 18 दिसंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में खिताब के लिए भिड़ेंगी 32 टीमें। मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट का पहला मुकाबला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में होंगी आमने सामने। बारिश की वजह से दूल्हे सीरीज के पहले मुकाबले के बाद इस मैच में जीत के इरादे से उतरेगी दोनों टीमें। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में रचा गया इतिहास। विकासशील देशों की सहायता के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित नुकसान और क्षति कोष की स्थापना पर बनी सहमति। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील है ये कोष। नेपाल में संसदीय और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट। आम चुनाव के दौरान संसद के 275 सदस्यों का किया जाएगा चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात में अपने दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र क्षेत्र में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कल वापी में एक रोड शो किया। वलसाड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया और कहा कि देश का विकास वोट की ताकत से ही हुआ है। प्रधानमंत्री ने युवा और पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले युवाओं से उज्जवल भविष्य के लिए मतदान करने को कहा। पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार चरम पर है। गुजरात विधानसभा के पहले चरण में 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री का सौराष्ट्र क्षेत्र का दौरा भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सौराष्ट्र को गुजरात में सत्ता की कुंजी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। वहीं सोमनाथ से प्रधानमंत्री का पुराना जुड़ाव है। सोमनाथ रथ यात्रा से लेकर पार्टी को मजबूती दिलाने में इस क्षेत्र का खासा महत्व है। यहीं से प्रधानमंत्री सौराष्ट्र के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। सोमनाथ मंदिर के बाहर के चौराहे पर घोड़े पर सवार सीना ताने खड़े हमीर सिंह गोहिल और भेगड़ा जी भील की प्रतिमा बताने के लिए काफी है कि सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपनी कुर्बानी दी है। कई पत्थर गवाह बनकर खड़े हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को अनेकों बार लूटा गया, नष्ट किया गया, लेकिन आक्रांता पुराण और ऋग्वैदिक काल की इस धरोहर का अस्तित्व मिटा नहीं पाए। यहाँ के रणबांकुरों ने अपनी अंतिम सांस तक मंदिर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। मंदिर पर आक्रमण जब हुआ तो आक्रमणकारियों के सामने लड़ने से अपना जान न्यौछावर किया था। खास करके शहीदी वाली थी, तो इसीलिए दोनों वीर की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है और लोग इन्हें पूजते हैं। कई ऐतिहासिक घटनाओं और इतिहास को अपने में समेटे अरबियन सागर की लहरों से बात करते सोमनाथ के मंदिर का वैभव आज भी कायम है। रविवार को मंदिर का प्रांगण पूजा और अर्चना की गूंज से गूंजेगा।
जब मंदिर के ट्रस्टी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पूजा अर्चना को आएंगे और यहीं से सौराष्ट्र के लिए चुनावी अभियान का आगाज भी करेंगे। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री के आगमन की पूरी तैयारी कर ली है। भगवान श्री सोमनाथ तो विराजमान है ही, और भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ मोक्ष लेने के लिए प्रभास क्षेत्र में आए थे। ये नगरी का नाम है पौराणिक स्कंद पुराण के हिसाब से प्रभास क्षेत्र। तो स्कंद पुराण में भी प्रभास खंड करके ये विभाग है, उसी में ये प्रभास क्षेत्र, ये क्षेत्र का नाम है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण मोक्ष लेने इसलिए आए थे। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण ध्रुव तक कोई लैंड नहीं है। और अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म दक्षिण दिशा यानी यमलोक, पितृलोक बोलते हैं। तो भगवान सुवर्ण द्वारिका का विसर्जन करके यहाँ मोक्ष लेने आए, इसलिए हर और हरि का क्षेत्र ये सोमनाथ है। गुजरात की राजनीति में आस्था का केंद्र के रूप में सोमनाथ का नाम आता है। यहीं से प्रधानमंत्री अपनी सौराष्ट्र की यात्रा के जरिए कांग्रेस के दुर्ग में प्रवेश करेंगे और विजय अभियान का मूल मंत्र देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्य में चल रहे 27 साल के विजय अभियान को आगे भी बढ़ाने का संकल्प कार्यकर्ताओं को देंगे। सोमनाथ को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले वह सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सोमनाथ मंदिर में जाकर वह पूजा अर्चना करेंगे और इसके साथ ही सौराष्ट्र के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत भी होगी। कैमरामैन पुष्टि के साथ धीरज कुमार, डेरी न्यूज, सोमनाथ। और वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार और तेज हो गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह निझर और डेडियापाड़ा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा, कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दल चुनावी मैदान में पूरा पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस भी मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल लगातार राज्य में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर रोड शो करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह भी उत्तम नगर में एक रोड शो करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कुल 1349 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कल नाम वापसी का आखिरी दिन था और 67 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों में 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। इस बीच दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए 42 केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। चिन्हित केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के चेकी डूडू इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार तलाशी दल जब संदिग्ध ठिकाने की ओर पहुंचे तो आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कुलगाम का रहने वाला लश्कर का हाइब्रिड आतंकवादी सज्जाद तांत्रे मारा गया। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
मध्य प्रदेश के ऊर्जाधानी सिंगरौली, जो कि भारत सरकार के आकांक्षी जिलों में शामिल है, यहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन का बेहतरीन क्रियान्वयन किया जा रहा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों में शामिल सिंगरौली प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जिसके कारण प्रदूषण यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। आकांक्षी जिला होने के कारण जिले के विकास के लिए केंद्र की कई योजनाएं चल रही हैं। इसी के तहत निगम द्वारा 42 करोड़ की लागत से ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कराया गया, जिसमें कचरे को खाद में बदला जा रहा है और इस खाद का उपयोग खेती करने में किया जा रहा है। इसी के साथ सिंगरौली में 1.5 करोड़ की लागत से स्वच्छता उपकरण की व्यवस्था की गई है, जिससे सफाई कर्मचारियों के जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे स्वच्छता एक आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों की टीमें घर घर जाके लोगों को जागरूक करती हैं कि स्वच्छता में क्या क्या करना है, सोर्स पे ही कचरा को सेग्रीगेट करना है। जो हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, उसमें हम कचरे को अलग अलग खंडों में डालें। साथ में कूड़ा कचरा न जलाएं, प्लास्टिक का उपयोग न करें और जो भी हमारे निर्देश समय समय पे आते हैं, जनता के पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हम स्कूलों में जाके स्वच्छता का संदेश बच्चों में फैलाते हैं। सिंगरौली में हजारों स्वयंसेवी वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे यहाँ लोगों में गीला सूखा कचरा अलग फेंकने के साथ ही मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नगर निगम की डोर टू डोर गाड़ियों में फेंकते हैं, जिससे इसके निपटान में बहुत मदद हो रही है। ग्रामीण महिलाओं को समझाते हैं कि सैनिटरी पैड का जो यूज करती हैं वो बाहर न फेंकें और पेपर में रैप करके निगम द्वारा संचालित वाहन में डालें। और कई बार हमें समझाना पड़ा है कि बाहर खुले में फेंकने से बीमारियां फैलती हैं। हम प्रतिदिन अपने शहर के वार्डों में विजिट करते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, जिससे लोगों में निरंतर बदलाव देखा जा रहा है। पहले की तुलना में जैसे हम पहले जाया करते थे वार्डों में, तो वहाँ के रहवासी गीला सूखा कचरा, जैविक अपशिष्ट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो भी होते थे सब मिक्स करके देते थे। लेकिन हमारे प्रयास और नगर निगम के प्रयासों से अब सभी रहवासियों के घर पे 2 तरह के डस्टबिन हमें मिलते हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत हमने काफ़ी बदलाव देखा है। हमारे सिंगरौली की अगर बात करें तो हमारे दुकानों में टाइम टू टाइम कचड़े वाली गाड़ी आती है और वो यहाँ से कचरा संग्रहण करके ले जाती हैं। साथ ही अगर घर मोहल्लों की बात की जाए तो हमारे मोहल्ले में भी ये सुविधा प्रदान की गई है। हमारे घर तक गाड़ियाँ आती हैं और घर से कचरा को संग्रहण करके वो ले जाते हैं। अगर इस दौरान कोई जागरूक नहीं है तो उसको बहुत ही अच्छे तरह से वो जागरूकता प्रदान करते हैं, समझाते हैं। स्वच्छता के लिए किए जा रहे इन प्रयासों का ही फल है कि आज सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्वच्छता रैंकिंग 2022 में 7वें पायदान पर है, वहीं देश में इसका 35वां स्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्र सरकार अपने पेंशन धारकों की समस्याओं के निराकरण के लिए देश भर में कई स्थानों पर विशेष शिविरों का आयोजन कर रही है। इसी संदर्भ में चंडीगढ़ में आयोजित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में पेंशन धारक पहुंचे और इसका लाभ लिया। पेंशन धारकों ने इस सुविधा के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के अंडर सेक्रेटरी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एंड्रॉइड फोन से फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। तो ये कोई भी इंडिविजुअल भी कर सकता है। इसके लिए ना बैंक जाना है, ना पोस्ट ऑफिस वालों को बुलाना है और ना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की जरूरत है।
53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ आज गोवा में होगा। फिल्मों के महाकुंभ में देश दुनिया के फिल्म जगत के दिग्गज शामिल होंगे। इफ्फी में कई देसी और विदेशी फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी तो मास्टर क्लास सेशन से लेकर कई और बड़े आयोजन भी होंगे। 9 दिन तक चलने वाले फिल्मोत्सव में 79 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में 183 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। हमारी संवाददाता शहला निगार ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC के डायरेक्टर रविंदर भाकर से खास बातचीत की। देखिए। डायरेक्टर रविंद्र भाकर जी मौजूद हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र भाकर जी आपका DD न्यूज में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, 53वां संस्करण जो है इफ्फी का बहुत खास माना जा रहा है, बहुत सारी नए इसमें चीजें शामिल की गई हैं, तो क्यों खास समझते हैं आप इसे और क्या कुछ इसमें लोगों को, दर्शकों को देखने को मिलेगा? देखिए, जो 53rd एडिशन जो इफ्फी का इस बार गोवा में हो रहा है, निश्चित रूप से बेहद खास है। इसमें कई सारी हम नई चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे कि पवेलियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बार आया, जहाँ पे विभिन्न देश और हमारे देश के जो राज्य हैं वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए इन पवेलियंस का यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को एज ए डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्म बाज़ार में हमने बहुत सारी नई चीज़ें इस बार प्रयास किया है कि वो ऐड हों। बुक टू बॉक्स ऑफिस पवेलियन, जहाँ जो नामी पब्लिशर्स हैं वो अपनी नॉवेल्स को और अपनी स्टोरीज़ को प्रमोट और पिच कर सकते हैं फिल्म मेकर्स के दौरान, क्योंकि आजकल काफ़ी फिल्में जो हैं उपन्यास पर आधारित रहती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो एक बहुत ही माननीय मंत्री जी का एक ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट था जो लास्ट इफ्फी में इंट्रोड्यूस किया था, इस बार उनको हमने 53वें संस्करण में 53 घंटे का हमने एक उनको चैलेंज दिया, जिसमें एक शॉर्ट फिल्म जो 5 टीमें हैं वो बनाएंगी और उन फिल्मों को हम शॉर्ट्स TV UK का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी दिखाएंगे, और उसका जो बिहाइंड द सीन्स है वो भी हम काफ़ी 25,000 स्कूलों के आसपास बच्चों को दिखाएंगे, ताकि बच्चे इस मुहिम से प्रेरित हों और फिल्म मेकिंग को वो अपना एक कैरियर अपना सकें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे लोग काफ़ी आशान्वित हैं और उत्साहित हैं इस इफ्फी में भाग लेने के लिए। दिव्यांगों के लिए भी बहुत कुछ खास इस बार इस प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे दिव्यांग भाई बहनों को हमने 2 स्पेशल कोर्सेज भी हमने उनके लिए स्टार्ट किए हैं, जो FTIA के द्वारा किए जाएंगे, जिसमें स्मार्टफोन पे फिल्म मेकिंग का एक कोर्स रहेगा, और एक और जो व्हील चेयर पे जो हैं उनके लिए भी हमने एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया है। कुछ फिल्में हमने चूज़ की हैं, जैसे गांधी है, स्टोरी टेलर्स हैं, उनको भी एक एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको कॉम्पिटिटिव बनाया है इस फेस्टिवल में इन भाई बहनों के लिए। सर, योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वैश्विक पटल पर लेकर गए हैं और योग को इफ्फी में भी इस बार एक बड़ा विशेष स्थान मिला है, कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, आयुष मंत्रालय जो है एक अपना बड़ा पवेलियन यहाँ सेटअप कर रहा है, जहाँ पे हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल थेरेपीज़ हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा, योगा को भी प्रमोट किया जाएगा, और एक वेलनेस का प्रमोशन जो है भारतीय पद्धतियों के द्वारा कैसे सभी लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं, उस सब कार्यप्रणाली का विस्तार रूप से यहाँ पे शोकेस किया जाएगा, और लोग आके अपना चेकअप करवा सकते हैं। योगा के बारे में आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने शुरू करवाया माननीय प्रधानमंत्री की मुहिम से, आज इतना पॉपुलर, आज हर कोई जो है भारत की तरफ देखता है, तो निश्चित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक बिल्कुल उपयुक्त अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पे हम इसको शोकेस कर सकते थे, तो हमने इस चीज़ का कोशिश की और उस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे इसमें। आने वाले दिनों में दर्शकों को यहाँ पर क्या कुछ एंटरटेनमेंट मिल सकता है, क्यों वो यहाँ आए, थोड़ा सा अगर 2-4 शब्दों में आप? देखिए, इस बार हमने जो फिल्मों का चयन किया है उसमें लगभग 183 अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्में हैं, जो ऑस्कर से जो अवार्ड विनिंग फिल्म्स हैं, जो और बाकी मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स हैं उनकी जो अवार्ड विनिंग फिल्में हैं उनको हम इस बार लेके आए हैं, चाहे कांस और वेनिस, इन सब की फिल्में हैं जो लोगों को उपलब्ध रहेंगी। प्लस रेट्रोस्पेक्टिव्स में बहुत महान फिल्मकारों की फिल्में इस बार हमने रखी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन के हैं। यूनिसेफ के साथ हमने टाई अप करके बच्चों पे जो फिल्में आधारित रहती हैं, जिस थीम पे एडल्ट्स किस तरीके से उनके मानसिक पटल पर उतरते हैं, उनकी जो चुनौतियाँ हैं उनको देखते हैं, उन सब चीज़ों का भी हमने एक अलग सेक्शन किया है। हॉरर फिल्म्स, एनिमेशन फिल्म्स, तो हर तरीके का एक जो जॉनर है वो हमने इस बार लाने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पे दर्शक काफ़ी उत्साहित हैं और वो काफ़ी खुश होंगे इन सब हिस्सा बन के। बहुत बहुत धन्यवाद DD न्यूज़ से बात करने।
और खेल की खबरों में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 की शुरुआत आज कतर में होने जा रही है, जहां दुनिया की 32 टीमें विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे के साथ सामने होंगी। उद्घाटन समारोह दोहा के अल बायत स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। विश्व कप का पहला मुकाबला कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में आज आमने सामने होंगी। ये मुकाबला माउंट मॉन्गोनेई केबे ओवल मैदान पर खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था। ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इस दौरे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं गए हैं। भारतीय T20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है। न्यूजीलैंड दौरे पर हेड कोच राहुल द्रविड़ भी नहीं गए हैं। VVS लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की अनुभवी टीम से पार पाना बड़ी चुनौती होगी। उधर मिस्र के शर्म अल शेख में जारी COP27 में आज इतिहास रचा गया। लॉस एंड डैमेज फंड पर सहमति जताई गई। पार्टियों ने विकासशील देशों की सहायता के लिए लंबे समय से नुकसान और क्षति कोष की स्थापना पर सहमति व्यक्त की, जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। COP27 का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में आम चुनाव के लिए आज एक ही चरण में मतदान जारी है। आम चुनाव के दौरान लोग संसदीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 275 सदस्यों का चुनाव करेंगे। विधायिका के सदस्यों को 2 तारीखों से चुना जाएगा। 2 यहाँ पर तरीके हैं जिनसे उन्हें चुना जाएगा। 165 सदस्यों को फर्स्ट पास द पोस्ट यानी सरल बहुमत प्रणाली मतदान द्वारा एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाएगा और शेष 110 सदस्यों को एक राष्ट्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाएगा। मतदाताओं को इन दोनों तरीकों के लिए अलग अलग मतपत्र प्राप्त होंगे। इन चुनावों के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। आम चुनाव के लिए कुल 84 पार्टियों ने चुनाव आयोग में आवेदन किया है। हालांकि आयोग में 116 पार्टियां पंजीकृत हैं। एक चरण में हो रहे इस चुनाव में 7 प्रांतों के 1,79,00,000 से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नेपाल चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें मतदान केंद्रों पर 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था और हवाई निगरानी जैसे उपाय शामिल हैं। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में आज राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे। कजाकिस्तान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव के खिलाफ 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल 2024 में समाप्त होगा। नूर सुल्तान नजरबायेव के इस्तीफे के बाद 2019 में तोकायेव राष्ट्रपति बने थे। चुनाव पूर्व रुझान के अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति की आसान जीत के संकेत मिल रहे हैं। जनमत अनुसंधान संस्थान के एक जनमत सर्वेक्षण में पाया गया कि 78% से अधिक मतदाता उन्हें राष्ट्रपति चुनना चाहते हैं। और वहीं उम्र महज एक नंबर है, ये साबित कर रहे हैं कुछ ऐसे बुजुर्ग जो उम्र को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे और जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। केरल के कुन्नूर की ये सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं उम्र को पीछे छोड़ते हुए प्रेरणा की नई इबारत लिख रही हैं। इनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान दिखाई दे रही है। देखिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।